हेडिंग डालेंगे थोरेसिक कैविटी। एनसीईआरटी में थोरेसिक कैविटी हेडिंग नहीं पड़ी है, लेकिन उसका पैराग्राफ दिया है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू किया जाए। तो मोटा मोटा पुराना रिवाइज हो गया है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थोरेसिक कैविटी से पढ़ेंगे। हमने काफी स्लाइड बना रखी हैं। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का डायग्राम देखने से पहले अपने शरीर में ही विजुलाइज कर लीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थोरेसिक कैविटी क्या है या हमारे लंग्स कहाँ हैं, तो यहीं तो हमारे लंग्स रखे हैं। अवर लंग्स कहाँ हैं, तो आंसर देंगे थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी एक बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर है। इस एयर टाइट चैम्बर को देखो बनाया कैसे गया है। तो एयर टाइट चैम्बर में आगे इस जगह, आगे का मतलब वेंट्रल, वेंट्रल में क्या है स्टर्नम, और पीछे क्या है वर्टिब्रल कॉलम, और साइड में क्या है रिब, और बीच बीच में मसल पाई जाती है। नीचे क्या है डायाफ्राम, और ऊपर क्या है नेक। तो हम लोगों की जो थोरेसिक कैविटी है वो बिल्कुल एयर टाइट चैम्बर है, और इस एयर टाइट चैम्बर की बाउंड्री आपको याद रखनी पड़ेंगे। देखते हैं डायग्राम में क्या है, ध्यान से देखेंगे। तो ये हम लोगों का लंग्स है, कहाँ रखा है थोरेसिक कैविटी में रखा है। आगे की तरफ क्या है स्टर्नम, पीछे की तरफ क्या है वर्टिब्रल कॉलम, साइड में क्या मिलेंगे रिब, और साथ में क्या मिलेंगे इंटरकास्टल मसल, नीचे की तरफ क्या मिलेगा डायाफ्राम, और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा नेक। तो बाउंड्री हमको ऐसे बताएं, ये इंटीरियर है ना, इंटीरियर में क्या मिलेगा नेक, ये पोस्टीरियर क्या मिलेगा डायाफ्राम, ये वेंट्रल है, वेंट्रल में स्टर्नम, ये डार्सल है वर्टिब्रल कॉलम, और ये लेटरल मतलब साइड, साइड में क्या है रिब और इंटरकास्टल मसल। तो थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री हमको याद होनी चाहिए। आगे की तरफ स्टर्नम है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, साइड में रिब, और रिब के बीच बीच में इंटरकास्टल मसल, नीचे की तरफ डायाफ्राम, और ऊपर की तरफ नेक पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री। बाउंड्री बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब दो क्वेश्चन हमको और याद रखना है कि आखिर ये इंटरकास्टल मसल कौन सी चीज है, आखिर ये डायाफ्राम कौन सी चीज है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, पहले इंटरकास्टल मसल पढ़ लेते हैं या पहले डायाफ्राम पढ़ लेते हैं। अभी तक मोटा मोटा सिर्फ इतना बताया है कि हम लोगों के लंग्स रखे हैं एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर, जिसकी बाउंड्री याद होनी चाहिए। वेंट्रल, स्टर्नम, डार्सल, वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर की तरफ नेक, नीचे की तरफ डायाफ्राम, साइड में रिब और इंटरकास्टल मसल। ठीक है, आगे देखते हैं थोरेसिक कैविटी क्या है। तो एयर टाइट चैम्बर है, और एयर टाइट चैम्बर में बाउंड्रीज बिल्कुल फिक्स हैं। डार्सल में क्या है वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल में, लेटरल में, लोअर साइड और अपर साइड। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डायाफ्राम की बात करेंगे, ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को। ये पर्टिकुलर डायाफ्राम है, इस डायाफ्राम के चक्कर में देखो क्या हुआ है, ये हम लोगों का नेक है, और ये है हेड, और ये है लिम्ब, ऐसे बना हुआ है। तो ये है हेड, ये है नेक, और यहां से लेकर के यहां तक पाया जाता है, और इस ट्रंक के बीच में क्या मिल गया हमको डायाफ्राम। इस डायाफ्राम के चक्कर में ही हमारा ट्रंक दो हिस्सों में बट गया है, इस डायाफ्राम के ऊपर और इस डायाफ्राम के नीचे। तो ऊपर का नाम क्या है थोरेक्स, और नीचे का नाम क्या है एब्डान। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि डायाफ्राम कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डामेन, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल, अगर डायाफ्राम को और ध्यान से देखें तो डायाफ्राम किस का बना होता है, तो डायाफ्राम वास्तव में मसल का बना होता है। किसका बना होता है मसल। जैसे ही मसल बताओगे वैसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सी मसल, तो आप कहेंगे फेनिक मसल। मसल तो हम लोगों ने तीन ही पढ़ी है, चौथी कौन सी आ गई। मसल पढ़ी है स्केलेटल, मसल पढ़ी है स्मूथ, और मसल पढ़ी है कार्डियक। ये कौन सी मसल है, तो ये कोई मसल वसल नहीं है। मसल हकीकत में तीन ही हमारे शरीर में, या तो स्केलेटल है, या तो स्मूथ है, और या तो कार्डियक। ये उन्हीं में से कोई है, तो कौन सी है, स्केलेटल है कि स्मूथ है कि कार्डियक है।
इधर देखो, डायाफ्राम का किनारा यहाँ हड्डियों से अटैच हो जाता है, और जैसे हड्डी से अटैच होगा वैसे क्या हो जाएगा, स्केलेटल मसल। आप सोचो, हम चाहें तो लंबी सांस ले सकते हैं, हम चाहें तो डायाफ्राम को नीचे कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा में डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इच्छा में कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्केलेटल ही तो करती हैं। इसका मतलब कैसी मसल है, स्केलेटल मसल। तो फेरेनिक मसल वास्तव में क्या है, स्केलेटल मसल है। एक क्वेश्चन तो ये है, ध्यान से देखेंगे, ये डायाफ्राम हमारा रिलैक्स डायाफ्राम है। जब डायाफ्राम रिलैक्स होता तो ये ऐसे बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं डोम शेप। या देखो, ये ऊपर की तरफ घूमा हुआ है ना, इसी को कहते हैं आर्च अपवर्ड। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, रिलैक्स डायाफ्राम कैसा होता है, आप कहोगे डोम शेप, या क्या होता है, आर्च अपवर्ड। लेकिन देखो, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हिस्सा इधर खींचता है, ये हिस्सा इधर खींचेगा, तो फिर ये हिस्सा कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और जब नीचे जाएगा तो डायाफ्राम कैसा हो जाएगा, डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा। तो ये डायाफ्राम क्या है, रिलैक्स, और ये डायाफ्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होता है, तो आप कहेंगे ये मूव करेगा, किधर की तरफ, एब्डोमेन की तरफ, और मूव करके कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। को लिखा है ऑन कंट्रैक्शन डायाफ्राम मूव टुवर्ड क्या, एब्डोमेन, और बिकम क्या, फ्लैट डायाफ्राम। इससे फायदा देखो क्या होगा। अभी देखिए, अभी इतनी बड़ी थोरेसिक कैविटी है, अगर डायाफ्राम यहां पहुंच जाए तो थोरेसिक कैविटी बड़ी होगी कि छोटी, थोरेसिक कैविटी बड़ी होगी। तो जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताओ थोरेसिक कैविटी बड़ी होगी कि छोटी होगी, बड़ी होगी। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। एनसीईआरटी में लिखा है, आगे अभी आपको दिखाएंगे कि ऑन कॉन्ट्रैक्शन थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अब सवाल है कि जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो किस दिशा में, जरा देखो, ये क्या है, ये है इंटीरियर और नीचे क्या है, पोस्टीरियर। तो अगर नीचे जा रहा है तो थोरेसिक कैविटी ऐसे बढ़ेगी ना, तो अगर ऐसे बढ़ेगी तो कौन सी दिशा है, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज करेगा क्या, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम किस दिशा में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। ये भी पूछा गया सवाल है। और जब रिलैक्स करेगा तो जब ये रिलैक्स करेगा तो ये फिर से, अगर ये रिलैक्स कर गया तो ये फिर से कहाँ जाएगा, वापस जाएगा। और अगर ये फिर से वापस चला गया तो थोरेसिक कैविटी जो इतनी बड़ी थी वो फिर से इतनी बचेगी। तो बताओ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। तो अब काम की केवल 5 क्वेश्चन है। पहला सवाल, डायाफ्राम क्या है, कहोगे स्केलेटल मसल या फेरेनिक मसल बना स्ट्रक्चर है, कहाँ पाया जाता है, तो आप कहोगे ये पाया जाता थोरेक्स और एब्डामेन के बीच, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि ये होता कैसे है, तो जब ये रिलैक्स होता है तो ये डोम शेप होता है, आर्च अपवर्ड होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो किधर जाता है, एब्डामेन की तरफ, और क्या हो जाता है, फ्लैट। उसका रिजल्ट क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, किस दिशा में, किस दिशा में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जब ये रिलैक्स करता है तो ये वापस अपनी जगह जाएगा, और अगर वापस अपनी जगह जाएगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घट जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, डायफ्राम बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब ये रिलैक्स होगा तो डायफ्राम रिटर्न हो जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, नॉर्मल, और घट जाएगा क्या, थोरेसिक वॉल्यूम। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये लाइन तो नहीं भूलोगे, कौन सी दिशा में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं इंटरकास्टल मसल। इनका नाम क्या है, इंटरकास्टल। इंटर का मतलब जानते हो क्या होता है, के बीच, और कास्टा का मतलब होता है रिब। तो ऐसी कोई भी मसल जो रिब के बीच में पाई जाए उसका नाम क्या रखोगे, उसका नाम इंटरकास्टल मसल रखोगे। तो ये क्या है, तो ये कहोगे ये एक प्रकार की स्केलेटल मसल है। क्यों, रिब तो बोन है ना, बोन से अटैच है तो स्केलेटल मसल है। कहाँ पाई जाती हैं, तो कहोगे बिटवीन रिब पाई जाती हैं।
कितने प्रकार की? ये 2 प्रकार की। जरा देखो यहां मैंने दे रखा है, ये वर्टिब्रल कॉलम, ये स्टर्नम, ये क्या है? रिब। और रिब के बीच बीच में क्या लगे हैं? मसल। इधर देखो कैसे एक्सटर्नल इंटरनल होता है। मान लेते हैं कि ये 2 रिब हैं। इधर देखिएगा, मान लेते हैं ये 2 रिब हैं और ये इंटरकास्टल मसल है। कैसे अटैच होती है? मसल जिधर कॉन्ट्रैक्ट करती है उसको ओरिजिन कहते हैं। मान लेते हैं मसल की ये ओरिजिन है। अगर ऐसे मसल जुड़ जाए, मतलब ओरिजिन बाहर हो, तो इसको एक्सटर्नल इंटरकास्टल कहेंगे। और अगर ऐसे लग जाए तो क्या कहोगे? इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकास्टल का क्या मतलब है? एक में ओरिजिन बाहर और एक में ओरिजिन अंतर। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक का नाम है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल और एक का नाम है इंटरनल इंटरकास्टल मसल। बस आपको याद रखना है, अभी समझना नहीं, अभी रटना है। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल किसके लिए हैं? तो आप कहेंगे ये है नॉर्मल क्या? इंस्पायरेशन या क्या? एक्सपायरेशन। ये शब्द नहीं भूलेंगे। सामान्य सांस लेना या सामान्य सांस छोड़ना, मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन किसकी मदद से होता है? तो आंसर देंगे एक्सटर्नल। लेकिन अगर ये काम करें, क्या करें? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखो कैसे करते हैं, देखिए लंबी सांस ले रहे हैं, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन। पेट अंदर करके निकालें और ज्यादा हवा निकालें, तो जब ज्यादा एयर निकालेंगे तो इसको कहते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तब किसका इस्तेमाल करेंगे? आराम से बातों को याद रखेंगे। एक्सटर्नल कब यूज करेंगे, इंटरनल कब यूज करेंगे? नॉर्मल चाहे इंस्पायरेशन कर रहे हो चाहे एक्सपायरेशन, किसका यूज करोगे? लेकिन अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे हैं तो याद रखिएगा किसका इस्तेमाल हम सामान्य रेस्पायरेशन में नहीं करते हैं? किसका नहीं करते? इंटरनल का। इंटरनल का हम सामान्य में नहीं करते, कब करते हैं? फोर्सफुल। तो इंटरकास्टल मसल के कुल 4-5 सवाल। पहला सवाल, इंटरकास्टल मसल क्या है? तो कहोगे ये स्केलेटल मसल हैं। कहाँ पाई जाती हैं? बिटवीन रिब। ठीक है, ये कितनी कैटेगरी होती हैं? 2। कौन कौन सी? एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के काम नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और एक्सटर्नल के काम फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बस इतनी सारी बात। फिर देखो क्या होता है, जब हम लोग एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या होगा। इधर देखो क्या होगा, जब हम एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टर्नम बाहर जाता और ऊपर जाता है। हमको देखिएगा, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ, तो जब हम एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या उठ रहा है, स्टर्नम भी उठ रहा है और रिब भी उठ रही है। तो जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या उठ जाएगा? तो कहोगे रिब और स्टर्नम। तो देखो ऐसे फैलाना, थोरेसिक कैविटी ऐसे बड़ी होगी, और अगर थोरेसिक कैविटी ऐसे, तो ये क्या है? वेंट्रल। ये क्या है? डार्सल। तो ये कौन सी एक्सिस है? डार्सो वेंट्रल एक्सिस। और अगर ऐसे बढ़े, अभी पीछे पढ़ के आए हैं, डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से ये चेंज होता है, याद आया? और ये चेंज कर रहे हैं, ये कौन सी एक्सिस है? तो काम की बात, जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या उठ जाएंगे? रिब और स्टर्नम। और रिब और स्टर्नम जब उठ जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? कौन सी दिशा में? और जब इसको रिलैक्स करेंगे तब, तो जब रिलैक्स करेंगे तो रिब भी अपनी जगह, स्टर्नम भी अपनी जगह। ऐसे फैल गया, डार्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ गया, और ऐसे आ गया तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जब रिलैक्स करेंगे तो रिब और स्टर्नम वापस अपनी पोजीशन पे आएंगे, तो फिर क्या घट जाएगा? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम। तो काम की बात ये बहुत है। अभी आगे ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ब्रीदिंग में इसका बहुत अच्छे से यूज होगा। डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, किस दिशा में? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। और जब रिलैक्सेशन करेंगे तो घटेगा।
इसी तरीके से जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो हैं, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा किस दिशा में, और जब रिलैक्सेशन करेंगे तो घटेगा। बस ये दिमाग में आप रखिएगा, अभी इसका ब्रीदिंग में यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे काम की ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। एनसीईआरटी में लिखा है कि हम नहीं बदल सकते हैं डायरेक्ट क्या, लंग्स का वॉल्यूम। हम लंग्स का वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन हमारे फेफड़े थोरेसिक कैविटी में कुछ ऐसा रखे हैं, कुछ ऐसा रखे का मतलब एनाटॉमिकल सेटअप, एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन सच ए वे दैट क्या। तो देखिए, अगर हम थोरेसिक कैविटी हम बड़ी कर लें, और बड़ी कर सकते भी दिखाए ना, या तो ऐसे बड़ी करेंगे या तो ऐसे बड़ी करेंगे। अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदल दें तो क्या बदल जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बदल जाएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा है। हम डायरेक्ट क्या नहीं बदल सकते हैं, लंग्स का वॉल्यूम, लेकिन लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा है कि अगर हम क्या बदलें, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलें तो क्या बदल जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम बदल जाएगा। डायग्राम को जरा ध्यान से देखें। डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दिख रहा है कि मान लेते हैं कि ये है थोरेसिक वाल, थोरेसिक कैविटी, और ये है थोरेसिक कैविटी, ये है लंग्स, और ये है क्या, पल्मोनरी कैविटी। देखो क्या हो रहा है, अगर हम थोरेसिक कैविटी को बाहर ले जाएं वाल को, तो अगर वाल बाहर जाएगी, थोरेसिक वाल बाहर जाएगी, तो साथ में लंग्स की वाल भी क्या हो जाएगी, बाहर जाएगी। और अगर लंग्स की वाल बाहर गई तो बढ़ जाएगा। और अगर थोरेसिक कैविटी की वाल को अंदर लाएं तो लंग्स की वाल भी क्या होगी, अंदर जाएगी, और लंग्स के अंदर का वॉल्यूम कम होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, लंग्स के अंदर की जो कैविटी है उसका नाम पल्मोनरी कैविटी। इसका वॉल्यूम हम डायरेक्ट नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हम थोरेसिक कैविटी का क्या बदल दें, वॉल्यूम बदल दें, तो क्या बदल जाएगा, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बदल जाएगा। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कौन बदलेगा, यही तो इतनी देर से बढ़ा रहे थे, कौन बदलेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम दो लोग बदलेंगे, या तो डायाफ्राम और या तो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। डायाफ्राम बदलेगा किस दिशा में, एंटीरो पोस्टीरियर, और इंटरकास्टल मसल बदलेंगे डार्सोवेंट्रल। अंततः थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलेंगे। अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दें तो लंग्स का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लंग्स का अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बताओ लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा ना। फिर से सुनते हैं, अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दें तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर घट जाएगा। और अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा दे तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो घुमा फिरा करके ये दोनों बातें सही हैं कि एनाटॉमिकल सेटअप हमारे लंग्स का ऐसा है कि अगर हम चेंज कर दें किसमें, थोरेसिक कैविटी में, क्या बदल जाएगा, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बदल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ये दोनों बातें एनसीईआरटी में लिखी है, अभी आपको देखने को मिलेंगी। We cannot directly alter pulmonary volume, but anatomical setup of lungs in such a way that अगर कोई भी चेंज हम किसमें करें, थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में, तो किसमें चेंज आ जाएगा, पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। और कैसे आएगा वो देखिए, देखिए कैसे चेंज होगा। पहली लाइन कि अगर हम लोग थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा लें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दें तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और अगर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखो, अगर हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा दें तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटाओगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा, और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम घटा
तो लंग्स के अंदर का प्रेशर का नाम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो ब्रीदिंग पूरा समझ में आ जाएगा। ब्रीदिंग में अब कुछ समझाने को नहीं बचा है, हमने देखो बताया क्या क्या है। हमारे पास दो यंत्र हैं, एक का नाम है डायाफ्राम और एक का नाम है इंटरकास्टल मसल। डायाफ्राम की मदद से भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदला जा सकता है, इंटरकास्टल मसल की मदद से भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदला जा सकता है। किस दिशा में बदलोगे ये याद करना है। डायाफ्राम किस दिशा में बदलेगा, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, और इंटरकास्टल मसल डार्सोवेंट्रल एक्सिस। जब दोनों थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलेंगे तो साथ में क्या बदल जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम। और अगर लंग्स का वॉल्यूम बदल गया तो क्या बदल जाएगा, लंग्स का प्रेशर। अब बदलेगा क्या वो मैंने बताया है। अगर थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ाओ तो पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के प्रेशर का अंदर घटा, और अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटाओ तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा। कोई दिक्कत तो नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे देखते हैं। एनसीईआरटी में हेडिंग दी है स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। जरा एनसीईआरटी खोलो, पहले पढ़ो थोड़ा सा। एनसीईआरटी में यहां से लेकर के यहां तक जरा पढ़ें, ये 6-7 लाइनें। रेस्पिरेशन के स्टेप। रेस्पिरेशन में कुल 5 स्टेप हैं। देखो कौन कौन सा स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि एटमॉस्फेयर की एयर हमारे एल्वियोलाई में आए और एल्वियोलाई की एयर एटमॉस्फेयर में वापस जाए, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। तो पहला स्टेप तो यही है, क्या, ब्रीदिंग, जिसमें क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर एयर आती है और एयर जाती है। लेकिन जो आएगी वो O2 लेके आएगी और जो जाएगी वो O2 लेके जाएगी। तो होगा क्या, O2 निकल के आ जाएगा ब्लड में और CO2 निकल के आ जाएगा एल्वियोलाई में। ये देखिए एक्सचेंज हो रहा है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो दूसरा स्टेप कौन सा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो भी कहां, बिटवीन एल्वियोलाई और क्या, ब्लड। ये हो गया दूसरा स्टेप। फिर देखो जो O2 आई है
इसको पहुंचाना है टिश्यू तक, और जो CO2 है यहाँ तक लाना है। तो यहाँ से यहाँ जाएगी, CO2 यहाँ से यहाँ आएगी, ये घट रही है, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ये है 3 नंबर घटना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रीदिंग, फिर क्या करेंगे, एक्सचेंज, कहाँ, एल्वेलाई और ब्लड, फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद देखो क्या करेंगे, उसके बाद देखिए क्या है, ब्लड से O2 निकल के टिश्यू में, ये क्या है, ये टिश्यू है, ब्लड से O2 निकल के टिश्यू में और टिश्यू से CO2 निकल के ब्लड में आएगा। ये जो हो रहा है, ये भी क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बस किसके किसके बीच हो रहा है, ब्लड और क्या, टिश्यू। ये कितने नंबर घटना हो गई, 4 नंबर। आखिरी में देखो, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को जो O2 मिली है उसका इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, लेकिन साथ में क्या बनेगी, CO2। ये 5 नंबर स्टेप है जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो अगर आपसे पूछे कि हमारे पास रेस्पायरेशन में कुल कितने स्टेप, तो कहोगे 5। कौन कौन से, सबसे पहला ब्रीदिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें हमको इस चैप्टर में देखो क्या पढ़ना है, ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये रेस्पायरेशन इन प्लांट में पढ़ना है, ठीक है। और चाहे ये वाला एक्सचेंज हो चाहे ये वाला एक्सचेंज हो, साथ ही में पढ़ लेंगे। तो हमको वास्तव में सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमको पढ़ना है ब्रीदिंग, हमको ब्रीदिंग पढ़ना है। 2 नंबर पे हमको पढ़ लेना है क्या, एक्सचेंज, और क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में हमको 3 ही चीजें पढ़नी है, एक ब्रीदिंग पढ़ना है, दूसरा एक्सचेंज पढ़ना है और तीसरा ट्रांसपोर्ट। बाकी छोटी छोटी हेडिंग और पढ़नी है, ठीक है। पढ़ो जरा NCERT से। अरे मिल ही नहीं रहा है।
देखो क्या दिया है, लिखा है लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर, जो कि एनाटॉमिकली क्या है। एक क्वेश्चन तो ये मिल गया। थोरेसिक चैम्बर फॉर्म डार्सली, वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली, स्टर्नम, लेटरली, रिब, लोअर साइड क्या है, डोम शेप डायाफ्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरेक्स इन सच ए वे, क्या कोई भी चेंज करो किसमें, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, बिल्कुल वैसा ही चेंज रिफ्लेक्ट होगा या दिखाई पड़ेगा कहाँ, लंग्स की कैविटी। और ये अरेंजमेंट एसेंशियल है किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए। क्यों, वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। इसके आगे हमने दो बातें आपको बता दी हैं कि अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ाना है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, और पल्मोनरी वॉल्यूम घटाना है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा दीजिए। देखो लिखा है रेस्पायरेशन में फॉलोइंग स्टेप है। पहला स्टेप कौन सा है, ब्रीदिंग। इसी का दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन का स्नातक कहते हैं। लंग्स में हवा आने जाने को, या कहीं भी किसी कमरे में अगर हवा आती जाती है तो क्या कहते हो, वेंटिलेशन हो रहा है। तो यहाँ लंग्स में आ जा रही है, लंग्स में हवा के आने जाने को क्या कहोगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें होता क्या है, एटमॉस्फेयर की हवा आती है और CO2 वाली जो एल्वुलर एयर है वो बाहर जाती है। 2 नंबर पर क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैस, कहाँ, एल्वियोलाई पर। 3 नंबर पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, किसके थ्रू, ब्लड। 4 नंबर पर फिर से वही डिफ्यूजन, बस ब्लड और टिश्यू के भी। और 5 नंबर पर इस्तेमाल करोगे क्या, O2, किसमें, कैटाबोलिक रिएक्शन, मतलब तोड़ेंगे, साथ में हमको क्या मिलेगा, CO2। इसी को कहोगे क्या, कहाँ पढ़ेंगे, तो बढ़ लेंगे वहां देखा जाएगा, ठीक है। चलो तो हमको अब इस चैप्टर में मेनली 3 चीजें पढ़नी है। एक क्या पढ़ना है, ब्रीदिंग पढ़नी है, और एक क्या पढ़ना है, एक्सचेंज पढ़ना है, और एक ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। तो पहली हेडिंग कौन सी है, ब्रीदिंग। चलिए देखते हैं क्या है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग केवल एक लाइन में आप याद रखिएगा, ऐसा कोई भी तरीका जिससे कि एटमॉस्फेयर की एयर अंदर आ जाए और एल्वियोलाई की एयर बाहर चली जाए, उसी को कहते क्या हो, ब्रीदिंग, या उसी का नाम क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, तो एक लाइन में कहोगे, ऐसी कोई भी प्रोसेस जिससे एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच हवा का आना या हवा का जाना हो जाए, उसी को हम कहेंगे क्या, ब्रीदिंग। अब हवा आएगी तो उसको क्या कहोगे, इंस्पायरेशन, और अगर जाएगी तो क्या कहोगे, एक्सपायरेशन। इसमें एयर मूव इन होती है और इसमें एल्वियोलर एयर मूव आउट होती है। तो एक ही चीज केवल हो रही है, ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर की हवा आएगी या एल्वियोलाई की हवा जाएगी। आएगी तो इंस्पायरेशन और जाएगी तो एक्सपायरेशन। लेकिन असली सवाल ये है कि भाई एटमॉस्फेयर की हवा क्यों हमारे लंग्स में आएगी, या लंग्स की हवा क्यों एटमॉस्फेयर में जाएगी। कोई घटना अगर हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना। एटमॉस्फेयर की हवा अंदर आएगी क्यों आएगी, या अंदर की हवा बाहर जाएगी तो क्यों जाएगी, कोई ना कोई तो कारण होगा। तो देखो, यहां से यहां हवा तभी आएगी, यहां से यहां हवा तभी आएगी जब यहां प्रेशर क्या हो, ज्यादा हो, और यहां से यहां हवा तभी जाएगी जब यहां प्रेशर क्या हो, ज्यादा। अगर चाहते हो कि एयर हमारे फेफड़े में आए तो हमारे फेफड़ों के अंदर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम, और अगर चाहते हो कि एयर बाहर जाए तो हमारे फेफड़ों में प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्योंकि एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर बदलना नहीं है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बदल दोगे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर बदलना नहीं है। आप चाहते हो कि एटमॉस्फेयर की हवा आपके अंदर आ जाए तो एक काम ना करिए, अपने फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम कर लीजिए। जैसे फेफड़ों के अंदर प्रेशर कम करोगे, किससे, एटमॉस्फेयर से, वैसे हवा आ जाएगी। और अगर फेफड़े के अंदर प्रेशर बढ़ा लो तो हवा बाहर निकल जाएगी। तो सिर्फ एक काम करना है, अगर चाहते हो कि एयर आए या एयर जाए
तो सिर्फ एक काम करिए, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच प्रेशर ग्रेडियंट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट कुछ ऐसा बनाइए कि कभी लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो और कभी लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा हो। अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा तो हवा अंदर आएगी, और लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा बाहर जाएगी। तो देखते हैं, लिखा है ब्रीदिंग में एयर मूव इन करे या एयर मूव आउट करे, किसके द्वारा? प्रेशर ग्रेडियंट। किसके किसके बीच? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच। और कैसा होना चाहिए? तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंस्पायरेशन हमको कब देखने को मिलेगा? तो इंस्पायरेशन तो तब देखने को मिलेगा जब प्रेशर विद इन लंग्स, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। किसकी तुलना में? और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इसका मतलब वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव प्रेशर इन लंग विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। और तभी वैल्यू कितनी होती है? -K3। तो इंस्पायरेशन कब होगा? इंस्पायरेशन कब होगा? तो जब प्रेशर विद इन लंग्स क्या होगा? लेस देन किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब नेगेटिव होगा। कहां? लंग्स में। किसके रेस्पेक्ट में? एटमॉस्फेयर। तो वैल्यू कितनी होती है? -3 mmHg। और अगर हम चाहते हैं हवा बाहर निकले तो सिर्फ एक काम करिए, लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या कर दीजिए? ज्यादा कर दीजिए। तो एक्सपायरेशन कब होगा? तो लिखा है जब प्रेशर विद इन लंग्स, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए? मोर देन किससे? एटमॉस्फेयर। और अगर मोर देन होगा तो पॉजिटिव प्रेशर कहोगे। किसमें? लंग्स में विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। इसी नाते वैल्यू कितनी है? तो जब कभी लंग्स के अंदर का प्रेशर -3 mmHg होगा तो क्या हो जाएगा? और जब कभी लंग्स के अंदर का प्रेशर +3 हो जाएगा तो एक्सपायरेशन। लेकिन लंग्स के अंदर का प्रेशर -3 +3 होगा कैसे? लंग्स के अंदर का प्रेशर -3 +3 कब होगा बेटा? तो देखो कैसे होगा। लंग्स के अंदर का प्रेशर -3 +3 करना चाहते हो, लंग्स के अंदर प्रेशर -3 +3 करना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करिए, किसी तरीके से क्या चेंज कर दीजिए? पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम चेंज कर दीजिए। और अगर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम चेंज करना है तो क्या बदलना पड़ेगा? और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलना है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी? तो घुमा फिरा के आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमको ब्रीदिंग करनी है तो हमको लंग्स के अंदर का प्रेशर बदलना पड़ेगा। और लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर बदलना है तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बदलना पड़ेगा। और लंग्स का अगर वॉल्यूम बदलना है तो हमको थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलना पड़ेगा। और अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलना है तो डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल की मदद लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन पूछेगा ब्रीदिंग कौन करवाएगा? ब्रीदिंग कौन करवाएगा? तो कहोगे डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल। या ऐसे पूछेगा ब्रीदिंग के लिए जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ब्रीदिंग के लिए जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कौन जनरेट करवाएगा? तो फिर आंसर क्या दोगे? डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल। और कैसे जनरेट करेंगे तो सब क्लियर है पहले से ही। डायाफ्राम क्या करता है? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाता है। किस दिशा में? और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल क्या करती हैं? तो दोनों थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। और अगर दोनों थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो दोनों क्या बढ़ा देंगे? लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। तो क्या चेंज कर देंगे? प्रेशर। तो ब्रीदिंग में तो कुछ समझने का बचा नहीं, सब समझ ही चुके हैं, बस केवल देखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा
अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है कौन सा, जो ब्रीदिंग के लिए है, वो कौन जनरेट करेगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट बाई, तो आंसर क्या देंगे, डायाफ्राम, और क्या दोगे, इंटरकास्टल मसल। ये भी पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा है, प्रेशर ग्रेडियंट नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग इज जनरेटेड बाय डायाफ्राम एंड इंटरकास्टल मसल। और कैसे जनरेट करेंगे इसमें कुछ समझना नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है। अगर जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो करना ये पड़ेगा कि हमको थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलना पड़ेगा। तो क्या बदल जाएगा, तो क्या बदल जाएगा, इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो क्या क्या होता है, जब लंग्स के अंदर के प्रेशर की बात करें, जिसको कहते क्या हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये चेंज होगा। कैसे, वॉल्यूम बदलना पड़ेगा किसका, और लंग्स का वॉल्यूम कौन चेंज करेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कौन चेंज करेगा, डायफ्राम और इंटरकास्टल मसल। यही असली कॉन्सेप्ट है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग में सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे अगर आपको ये दिमाग में फिट रहा। हमको करना क्या है, लंग्स के अंदर का प्रेशर बदलना है बस। और प्रेशर तभी बदलेगा जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बदलोगे, और वॉल्यूम ये तभी बदलेगा जब हम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, और थोरेसिक का वॉल्यूम कौन बदलेगा, यही दो लोग बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे पहले से बता रखा है, डायफ्राम कैसे बदलेगा, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, और इंटरकास्टल मसल तो बस दोनों देख लेते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो देखो क्या होता है, जब हमको इंस्पायरेशन करना होता है, जब हमको इंस्पायरेशन करना होता है तो क्या करते देखिएगा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन करते हैं किसका, डायाफ्राम। जब डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो डायाफ्राम मूव करेगा किधर की तरफ, अभी सब बढ़ा चुके हैं बस केवल रिवाइज कर रहे हैं। और डायाफ्राम जब एब्डामेन की तरफ मूव करेगा तो कैसा होगा, इससे क्या बढ़ जाएगा, किस दिशा में, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखो साथ में किसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। और अगर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या उठ जाता है, रिब और स्टर्नम, जिससे क्या बढ़ जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम। किस दिशा में, इसने भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया, इसने भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया। इसका मतलब दोनों ने क्या किया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो साथ में क्या बढ़ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम। तो फिर क्या घट जाएगा, क्या घट जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और घट के कितना हो जाएगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इंस्पायरेशन में क्या 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 हुआ, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम, तो फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। डायाफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, डायाफ्राम मूव कर गया किधर की तरफ, एब्डामेन की तरफ। और कैसा हुआ, फ्लैट। इससे कॉन्ट्रैक्शन से उठ गया क्या, रिब और स्टर्नम। इसका फायदा, कैविटी वॉल्यूम बढ़ गया किस दिशा में, और ये किस दिशा में, अंततः क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, उससे क्या बढ़ा, क्या घटा, घट के कितना हुआ, लेस देन कितना हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ, कोई दिक्कत। देखो क्या है, हम जब सांस लेते हैं तो डायाफ्राम ऐसे है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे ले जाते हैं और क्या उठाते हैं, रिब और स्टर्नम। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो साथ में लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर घटा और हवा अंदर आ गई, बात खत्म। अब सांस निकालना है, निकालने में क्या करो, कुछ ना करो, जो किया है उसको छोड़ दो। क्या क्या किया है, डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको रिलैक्स कर दो। और किसको कॉन्ट्रैक्ट किया है, रिब और स्टर्नम को कॉन्ट्रैक्ट किया है,
एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल को। और अगर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल को रिलैक्स करोगे तो सब वापस नहीं चले जाएंगे। तो जितना कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है बस केवल उसको रिलैक्स कर दीजिए। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट किया था? डायाफ्राम, उसको रिलैक्स कर दीजिए। और क्या किया था? और जब रिलैक्स करोगे तो क्या होगा? तो भैया जो लोग जहां जहां गए वापस नहीं आएंगे। डायाफ्राम नीचे गया था, ये फिर वापस आ जाएगा। और ये ऐसे उठे थे, ये फिर ऐसे हो जाएंगे। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा ना। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी घटेगा। और अगर लंग्स का वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ेगा। और अगर प्रेशर बढ़ के एटमॉस्फेयर से ऊपर निकल गया तो बाहर निकल जाएगा। तो एक्सपायरेशन में कुछ नहीं किया गया है। एक्सपायरेशन में क्या किया है? एक्सपायरेशन में केवल क्या किए हैं? किसको और किसको? ध्यान रखना, किसका नाम नहीं ले रहे हैं, इंटरनल का नाम नहीं ले रहे हैं, उसके चक्कर में ना रहिएगा। जब डायाफ्राम रिलैक्स करोगे तो डायाफ्राम रिटर्न टू, और रिब और स्टर्नम रिटर्न टू नॉर्मल। जिससे क्या घट जाएगा? जिससे क्या घट जाएगा? जिससे क्या बढ़ जाएगा? जिससे मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। कितना? तो क्या हो जाएगा? कितना आसान है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में कितने क्वेश्चन याद रखोगे? ब्रीदिंग वो घटना है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर आती है, एल्वियोलर एयर जाती। आने को इंस्पायरेशन, जाने को एक्सपायरेशन। एयर आएगी जाएगी तभी जब प्रेशर ग्रेडियंट होगा। किसके बीच? लंग्स और एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन तभी होगा जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और एक्सपायरेशन तभी होगा जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। लेकिन ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन जनरेट करेगा? डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल। कैसे? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायाफ्राम मूव करेगा, डायाफ्राम फ्लैट होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, डार्सोवेंट्रल सॉरी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और फिर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिब एंड स्टर्नम उठ जाएंगी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किस दिशा में? और डार्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ा, उधर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा, अंततः थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा। और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर घटेगा। लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर घट के -3 हो गया तो एयर अंदर आएगी। क्या कहोगे? इंस्पायर। सिर्फ रिलैक्स कर दीजिए। किसको किसको? डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल को। जैसे ही रिलैक्स करोगे सब कुछ अपनी जगह जाएगा। सब कुछ का मतलब डायाफ्राम भी अपनी जगह और रिब और स्टर्नम भी अपनी जगह। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा, लंग्स का वॉल्यूम घटा, तो प्रेशर, एयर बाहर निकली। क्या कहोगे? एक्सपायरेशन। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर एक आखिरी सवाल है। हमारे पास ये क्षमता है कि हम सांस लेने और सांस छोड़ने की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो अभी हम आराम सांस ले रहे हैं, ये आराम सांस ले रहे हैं, ये लंबी सांस लिया, लंबी निकाल दिया। हम लंबी सांस ले सकते हैं और लंबी सांस निकाल सकते हैं। फिर इसमें किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ चेंज करने की क्षमता है। किसकी मदद से? तो आंसर देंगे एब्डोमिनल मसल। देखो हम पेट की इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम पेट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, तभी एयर ज्यादा निकाल पाएंगे। तो अगर हम एयर कपालभाति करते हैं तो इसको अंदर करते तभी तो हवा बाहर आती है। तो एब्डोमेन की मसल का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्षमता चेंज कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे लिखा है। लिखा है हमारे पास ये योग्यता है कि हम इंक्रीज कर सकते हैं क्या? स्ट्रेंथ। किसका? इंस्पायरेशन और किसका? एक्सपायरेशन। कैसे? लिखा है एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन की मसल का इस्तेमाल करके, मतलब डायाफ्राम का इस्तेमाल तो करेंगे ही, और किसका इस्तेमाल करेंगे?
डायाफ्राम का भी इस्तेमाल करेंगे, इंटरकास्टल मसल का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाँ साथ में किसकी मदद ले सकते हैं? तो साथ में मदद ले सकते हैं किसकी? एब्डोमिनल मसल की। एक क्वेश्चन और है, यहीं जरा देख लो। ये मान लेते हैं कि हम लोगों का ट्रंक है और ये मान लेते हैं कि हम लोगों का डायाफ्राम है। अब देखिएगा जरा, हम डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन किए और डायाफ्राम खींच के यहां ले गए, ये सामान्य इंस्पायरेशन है। लेकिन अगर हम खींच के इसको ऐसे कर दें तो और ज्यादा थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाएगी। अभी थोरेसिक कैविटी इतनी बड़ी थी, अभी इतनी बड़ी हुई, अभी इतनी बड़ी हुई। तो जब हम लंबी सांस लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम लंबी सांस लेते हैं तो डायाफ्राम को नीचे की तरफ घुमा देते हैं। ये डायाफ्राम की जो पोजीशन है, ये क्या है? ये क्या है? ये नॉर्मल, और ये अगर हम सामान्य सांस लेंगे तो डायाफ्राम केवल फ्लैट होगा, लेकिन अगर लंबी सांस लेंगे तो ये नीचे की तरफ घूम जाएगा। तो एक काम ना करें, इसको खींच के घुटनों तक पहुंचा देते हैं। ऐसा हो सकता है? कभी आपने सुना है कि डायाफ्राम इतना खींचे कि डायाफ्राम में फट गया? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। डायाफ्राम की कभी भी ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होती है, डायाफ्राम की ओवर स्ट्रेचिंग। और देखो, अभी डायाफ्राम यहां है और ये हम लोगों के लंग्स रखे हैं। एक लंग्स ये है और एक लंग्स ये है। तो जब डायाफ्राम नीचे जाए तो लंग्स भी तो बड़े होंगे, लंग्स बड़े होंगे, उसमें एयर आएगी, फिर डायाफ्राम और नीचे जाएगा, लंग्स और बड़े होंगे। तो कभी ऐसा सुना है कि इतनी लंबी सांस लिए कि फेफड़े फट गए? संभव ही नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा, हम चाहे जितना जोर लगा लें, पूरी ताकत से सांस ले लीजिए, आप भी लीजिए, हम भी लेते हैं, फिर रुक क्यों जाता है? सांस लेके देखिए जरा, लेके देखिए लंबी सांस। लंबी सांस लेने का जब प्रयास करते हो तो एक समय बाद रुक क्यों जाते हो? कौन रोक देता है तुमको? हैं? अंदर आदमी लगे हैं कि बस बस रहने दो, डायाफ्राम नीचे ना लाओ। ऐसा तो होगा नहीं, क्यों रुक जाता है? अब ध्यान से सुनिएगा, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हेरिंग ब्रूअर। ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको कहते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स की जिम्मेदारी है कि डायाफ्राम को ओवर स्ट्रेच होने से रोके। तो जब हम लंबी सांस लेना शुरू करते हैं, डायाफ्राम नीचे जाने लगता है, तो ये तनता भी तो जाएगा, इसमें खिंचाव भी तो बढ़ता जाएगा। ये ज्यादा ना खींचे, कौन रोक देता है? हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स यही प्रिवेंट करता है। ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ। तो डायाफ्राम की ओवर स्ट्रेचिंग कौन रोकता है? आंसर देंगे हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। इसी नाते हम चाहे जितनी जोर लगा लें, चाहे जितनी जोर लगा लें, ना तो कभी फेफड़े पूरा भर सकते हैं और ना ही पूरा खाली कर सकते हैं। क्योंकि जब पूरा भरने का प्रयास करोगे तो डायाफ्राम नीचे जाना रुक जाएगा, और जब पूरा खाली करने का प्रयास करोगे तो जब पूरा खाली करने का प्रयास करते हो तो फेफड़े कभी कोलैप्स नहीं करते हैं, और अगर कोलैप्स नहीं करेंगे तो पूरा निचोड़ नहीं पाओगे, और अगर निचोड़ नहीं पाओगे तो पूरा निकाल नहीं पाओगे। क्यों नहीं कोलैप्स होते हैं? नेगेटिव याद आया? नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर। तो ना तो कभी फेफड़े पूरा भर सकते हैं और ना ही पूरा खाली कर सकते हैं। आवर lungs never completely empty, ना तो पूरा भर सकते हैं और ना ही पूरा खाली कर सकते हैं। एक रटने वाला सवाल, जब हम ब्रीदिंग करते हैं
तो हमारे लंग्स में एयर आती है और जाती है। कितनी हवा आएगी या कितनी हवा जाएगी, इसको हम नाप सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, इसको हम मीजर कर सकते हैं। किसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं? किसके द्वारा? स्पाइरोमीटर। और क्यों कैलकुलेट करेंगे? इससे हम लोगों को क्लिनिकल असेसमेंट का मतलब पता चलेगा कि हमारे फेफड़े कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर बढ़िया काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा हवा आ रही होगी, ज़्यादा हवा जा रही होगी, और अगर कम काम कर रहे होंगे तो कम आ रही होगी, कम जा रही होगी। तो कितनी हवा आएगी या कितनी हवा जाएगी, इसको कैसे नापेंगे? कैसे नापेंगे? तो आंसर देंगे स्पाइरोमीटर। और क्यों नापेंगे? क्यों नापेंगे? तो कहोगे टू एसेस द पल्मोनरी फंक्शन। ब्रीदिंग में इतनी बातें लिखी हैं, मैं 5 मिनट में रिवाइज करता हूं, फिर आप एनसीईआरटी से एक एक लाइन पढ़िए, फिर हम भी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। पूरी कहानी ये है कि जब हम लोग एयर लेते हैं या एयर छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर आती है या जाती है, उसी को ब्रीदिंग कहते हैं। एयर तभी आएगी तभी जाएगी जब लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच प्रेशर ग्रेडियंट होगा, और प्रेशर ग्रेडियंट तभी जनरेट होगा जब डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल इन्वॉल्व होंगे। लंग्स के अंदर का प्रेशर जब कम होता है तो एयर अंदर आती है, और लंग्स के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो एयर बाहर जाती है। लंग्स के अंदर का प्रेशर तभी चेंज होगा जब लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा, और लंग्स का वॉल्यूम तभी चेंज होगा जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज होगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम तभी चेंज होगा जब डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल चाहेंगे। ठीक है? डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायाफ्राम एब्डामेन की तरफ जाएगा जिससे कि फ्लैट होगा, थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी। किस दिशा में? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में। दूसरी तरफ एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे लिफ्ट अप स्टर्नम होगा, जिससे थोरेसिक कैविटी बढ़ेगी डार्सो वेंट्रल एक्सिस में, जिससे नेट थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे लंग्स का प्रेशर घटेगा, एयर अंदर आएगी। केवल रिलैक्स कर दीजिए बस, और कुछ ना करिए, सब अपनी अपनी जगह आ जाएंगे। फ्राम भी अपनी जगह और रिब और स्टर्नम भी अपनी जगह, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम घटेगा, लंग्स का वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, हवा बाहर जाएगी, हम कहेंगे क्या हो गया? एक्सपायरेशन। हमारे पास ये क्षमता है कि हम स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। किसकी मदद से? एब्डामिनल मसल। हमारे पास ये है कि हम नाप सकते हैं। किसकी मदद से? स्पायरोमीटर। कितनी सांसें लेते हो? रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना दिया है? 12 से 16 पर मिनट। 1 मिनट में कितनी सांसें? 12 से 16। ब्रीदिंग हेडिंग में जितना लिखा है कुल पढ़ डालिए, फिर हम आपको पढ़ाते हैं।
चलो देखें, लिखा है ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज। पहला है इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन। दूसरा है एक्सपायरेशन, एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। मूवमेंट ऑफ एयर या तो इनटू करो या तो क्या करो, आउट करो, ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग, किसके बीच, टिक कर लो यहां, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्पायरेशन कैन अकर, ये तभी हो सकता है जब प्रेशर विद इन लंग्स, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नेगेटिव प्रेशर किसमें, लंग्स में, विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरीके से एक्सपायरेशन होगा कब, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, हाइयर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायाफ्राम और स्पेशल मसल जिनका नाम एक्सटर्नल और इंटरनल कहाँ पाई जाती हैं, रिब के बीच, ये हेल्प करती हैं जनरेशन ऑफ क्या, ग्रेडियंट। ये एक पॉइंट बताना भूल गए थे, इसको टिक कर लीजिए। इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाई पूछेगा, अगर इनिशिएटेड दोनों घटनाएं होती ना, डायफ्राम भी कॉन्टैक्ट करता है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल भी कॉन्टैक्ट करती हैं, लेकिन अगर इनिशिएटेड पूछेगा तो इनिशिएटेड बाई तो क्या कहोगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिससे क्या बढ़ेगा, किस दिशा में, किस दिशा में, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। फिर कॉन्ट्रैक्शन करोगे किसका, जिससे उठ जाएंगे क्या, और स्टर्नम, और रिब और स्टर्नम जब उठ जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा किसका, किस दिशा में, तो ओवरऑल इंक्रीज करेगा क्या, थोरेसिक वॉल्यूम, साथ में इंक्रीज करेगा क्या, पल्मोनरी वॉल्यूम। और पल्मोनरी वॉल्यूम अगर बढ़ा तो घटेगा क्या, कितना, जो मजबूर करेगा हवा को कि बाहर से कहां करे, लंग्स में आ जाए, और अगर लंग्स में आ गई तो क्या कहोगे, इंस्पायरेशन। फिर क्या करना है, किसका और किसका, जिससे रिटर्न होगा डायाफ्राम भी और स्टर्नम भी, कहां, जिससे घटेगा क्या, जिससे घटेगा क्या, जिससे बढ़ेगा क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिससे क्या होगा, एक्सपल्सन। कहोगे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। वी हैव, हम लोगों के पास ये योग्यता है, ये आज पता चला, क्या हम बढ़ा सकते हैं, किसको, स्ट्रेंथ किसकी, और किसकी, एक्सपायरेशन, किसकी मदद से, एडिशनल मसल्स इन एब्डामेन। एक हेल्दी ह्यूमन की ब्रीदिंग कितनी है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग एस्टिमेट कर सकते हो, किसकी मदद से, पर्पज क्या है, क्लिनिकल असेसमेंट किसका, कोई दिक्कत तो नहीं। इस साल नीट 2023 में, इसी साल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से एक क्वेश्चन आया है इस साल, ठीक है, तो ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी नहीं कि पहली बार है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से लगभग हर नीट में क्वेश्चन आ जाता है, इस बार भी आया है, पिछली बार भी आया था, ठीक है, तो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी। चलिए देखते हैं, पहले पढ़ेंगे
पल्मोनरी वैल्यूम। देखो क्या है पल्मोनरी वैल्यूम। तो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का लंग्स है। सिस्टम ये है कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल इंस्पायरेशन करो या नॉर्मल एक्सपायरेशन करो। नॉर्मल इंस्पायरेशन में या नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो हवा आए या जो हवा जाए, बात तो एक ही है, जोड़ना नहीं है। नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो एयर आए, नॉर्मल एक्सपायरेशन में जो एयर जाए, उसी को कहते हैं टाइडल वैल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में इसको टीवी कहते हैं और टीवी की वैल्यू होती है 500 ml पर ब्रीद। मतलब एक सांस में 500 ml पर ब्रीद होती है। इसको कहते हैं टाइडल वैल्यूम। कितना होता है? 500 ml पर ब्रीद। एक सांस में 500 ml लोगे तो मिनट भर में कितनी लोगे? तो अगर 12 बार लोगे तो 6000 हो गए, और अगर 15 बार लिए, 16 बार लिए तो, अगर 16 बार लिए तो टाइडल वैल्यूम का एक आंसर ये भी है बेटा, 6000 to 8000 ml पर मिनट। चाहे आंसर ये मिले चाहे आंसर मिले, टाइडल वैल्यूम किसके लिए है? नॉर्मल या तो क्या करो, और या तो क्या करो, नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन करो चाहे नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, जितनी एयर आएगी या जितनी एयर जाएगी उसी को कहेंगे टाइडल वैल्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन नॉर्मल इंस्पायरेशन ना करो, क्या करो? फोर्सफुल इंस्पायरेशन करो। तो जैसे ही फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन अगर आपने कर दिया तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कुछ एक्स्ट्रा एयर अंदर आ जाएगी। तो टाइडल वैल्यूम में जो हवा अंदर आती है उसको छोड़ के जितनी एक्स्ट्रा एयर अंदर आ सकती है उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। रिजर्व क्यों कहते हैं? हमारा मन करे हम खींचे और हमारा मन करे ना खींचे। अभी देखिए, अभी हम सामान्य सांस लिए 500 ml, सामान्य सांस छोड़े फिर 500 ml, फिर सामान्य लिए फिर 500, फिर छोड़े फिर 500, सामान्य लिए 500, लंबी ले लिए, तो ये एक्स्ट्रा लिए ना, तो जो एक्स्ट्रा आएगी उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, उसको कहते हैं क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IRV। कितनी वैल्यू होती है? 2500 से 3000 ml पर ब्रीद। एक बार में इतनी हवा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और ये कब लेते हैं बेटा? फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा जितनी एडिशनल एयर इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब टाइडल वैल्यूम के पीछे पीछे, उसी को हम कहते क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। कितनी होती है? IRV 2500 से 3000 ml, इतनी होती है IRV। मन करे इसको खींचिए और मन करे इसको ना खींचिए। मन करे 500 लीजिए फिर 5 छोड़िए, फिर 500 लीजिए फिर 5 छोड़िए। लेकिन एक बार नहीं, हम लंबी सांस लेंगे तो लंबी ले लीजिए। तो लंबी में कितनी एक्स्ट्रा ले लोगे? लंबी में कितनी एक्स्ट्रा? 2500 से
3000 ml, और इसको कहोगे क्या, IRV। आगे बढ़ते हैं। सामान्य एक्सपायरेशन तो टाइडल वॉल्यूम ही होता है ना बेटा, और होता कितना है, 500 ml ही तो होता है। लेकिन हम नॉर्मल एक्सपायरेशन ना करें, क्या कर दें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें। तो अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिए, देखिए इधर देखिए, 500 लिया, 500 निकाला, फिर 500 लिया, 500 निकाला, लेकिन 500 मन नहीं भर रहा, और निकालेंगे। तो 500 के बाद जो निकालोगे वो मन करे निकालिए, मन करे ना निकालिए, मतलब आपके पास रिजर्व है। तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो एयर निकलती है इसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और शॉर्ट फॉर्म में कहते क्या है, कितनी होती है, 1000 to 1100 ml। फिर देखो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लीजिए, जितना मन हो उतनी ताकत लगा लीजिए, क्या फेफड़े पूरा खाली होंगे, नहीं खाली होंगे। तो जब फेफड़े पूरा खाली नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ हवा रह जाएगी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी, ध्यान से सुनिएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी कुछ ना कुछ हवा यहां रह जाएगी। जो एयर यहां रह जाती है ये इसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे आरवी, इधर लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलोगे, आरवी कितनी, और ये कौन सी हवा है बेटा, ये कौन सी एयर है, एयर रिमेन इन लंग्स, कब के बाद, इवन आफ्टर क्या, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद भी जो हवा अंदर रह जाती है उसी को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी, 1100 से 1200 ml। तो जरा बताओ क्यों रह गई है आरवी, ये पूछा क्या सवाल है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों रह गई है, क्योंकि लंग्स कोलैप्स नहीं किए हैं। और लंग्स कोलैप्स क्यों नहीं किए हैं, नेगेटिव इंट्रा प्लूरल है बेटा, पल्मोनरी नहीं है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, एक और खास बात है, ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है इसको एक्चुअली एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेफड़ों के अंदर रह गई ना, कौन सी मशीन डाल दोगे फेफड़े के अंदर जाओ नाप के आओ, तो इसका एक्चुअल एस्टिमेशन संभव नहीं है, नॉट एक्चुअल एस्टिमेट। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ क्या बताया आपको, अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि सामान्य सांस लें तो या सामान्य सांस निकालें तो क्या है, टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml या 6000 to 8000 ml पर मिनट। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो एडिशनल लें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो एडिशनल एयर लें वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जितनी निकल जाए वो
एक्सपायरी रिजर्व वैल्यू। IRV कितनी, 2500 से, और ERV कितनी, चाहे जितना फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, जो हवा अंदर रह जाए, कितनी, पढ़ो। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, टाइडल वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, आर लिखा है, एंड नहीं लिखा है, लिखोगे जोड़ दोगे फिर, एक्सपायर्ड आर एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन है भाई, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन कितना, 500 ml, ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर या एक्सपायर कितना, पर क्या लिखा है, मिनट लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये पर ब्रीद है। एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर एक्स्ट्रा पर्सन कैन इंस्पायर किसके द्वारा, कितनी है, इसी को कहते हैं IRV। एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाई कितनी है, 1100 ml, कहते क्या है ERV।
रेजिडुअल वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग, किसके बाद कितनी, और क्यों रह गई, क्योंकि फेफड़े कभी कोलैप्स नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर है। फिर लिखा है कि कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को आप जोड़ लीजिए तो हमको क्या मिलेंगी, पल्मोनरी कैपेसिटी। तो जब हम पल्मोनरी वॉल्यूम जोड़ते हैं तो हमको मिलती है पल्मोनरी कैपेसिटी। 5 कैपेसिटी है, एक एक करके देखना है। देखो पहली है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सिर्फ डिफिनीशन देखेंगे। ये मान लेते हैं कि हम लोगों का लंग्स है, ध्यान से सुनिएगा, सांस लेने की क्षमता, तो सांस लेने की कितनी क्षमता है, तो सांस लेने में आप 2 ही सांस लेते हो, या तो आप क्या लेते हो और या तो आप क्या लेते हो, यही दो तो लेते हो। ध्यान से सुनिएगा, पहले करिए नॉर्मल, क्या, और फिर करिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। पहले क्या करेंगे, नॉर्मल 500 निकाल दिया, और फिर तुरंत क्या करें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे तो जितनी हवा अंदर आएगी उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो कितनी आएगी, एक टीवी आएगी और एक आईआरवी आएगी। इसी नाते इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू, वैल्यू निकालो जरा, यहां 3000 मैक्सिमम रखेंगे ना, तो आंसर कितना आएगा 3500 ml। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी निकली, एक लाइन की डिफिनीशन है, ध्यान से सुनेंगे। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लीजिए, और जो एयर टोटल आएगी, तो आएगी कौन सी, 2 ही आएंगी, एक आएगी टीवी और एक आएगी आईआरवी, तो दोनों जोड़ दीजिए। इसी नाते आईसी इक्वल टू टीवी प्लस आईआरवी, निकल कितना आया 3500। लिखो नहीं, सुन लो, सब लिखा है एनसीईआरटी में, सब एनसीईआरटी में लिखा है, आपको वो भी मिल जाएगा। इधर देखिए, ये हम लोगों का लंग्स है, पहले कर दीजिए नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसमें कौन सी हवा अंदर गई होगी, इसमें अंदर गई होगी, और फिर तुरंत करिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो बताओ कौन कौन से निकलेंगे, अरे अभी टीवी खींचे हो, ये तो निकलेगी ही, तो पहले क्या निकलेगी, टीवी, और उसके पीछे पीछे क्या निकलेगी, ईआरवी निकल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो टोटल एयर निकल जाती है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो टोटल एयर जाती है, बस शर्त है पहले क्या करो हो, नॉर्मल इंस्पायरेशन, इसी को कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहोगे, ईसी क्या होगा, टीवी प्लस ईआरवी, जोड़ो कितना आया, तो ईसी इक्वल टू क्या निकला 1600 ml। तो ईसी और आईसी में क्या है, देखो ध्यान से सुनिएगा,
फोर्सफुल इंस्पायरेशन में जो टोटल एयर आए वो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो टोटल जाए वो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बस शर्तें हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने से पहले वहां क्या किया होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन, और यहाँ फोर्सफुल एक्सपायरेशन से पहले क्या किया होगा, बस ये याद रखना है। पहले करो नॉर्मल एक्सपायरेशन, फिर करो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और पहले करो नॉर्मल इंस्पायरेशन और फिर करो तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फिर देखो ये लंग्स है और करिए नॉर्मल एक्सपायरेशन, बताओ कौन सी एयर बाहर गई होगी। अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन किया होगा तो सिर्फ टीवी ही गई होगी, तो बताओ कौन सी हवा एयर रिमेन इन लंग, फेफड़े के अंदर कौन कौन सी हवा होंगे। तो देखिए आपने चूंकि फोर्सफुल किया नहीं है तो अंदर बैठी होगी ई आरवी, चाहे जितना फोर्सफुल किए होते आरवी तो निकलती ही नहीं, तो भी तो अंदर होगी, तो अंदर और कौन सी होगी, आरवी। इसी को कहते हैं फंक्शनल एयर रिमेन इन लंग, किसके बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में एफ आर सी। क्या क्या रह गया था बताओ अंदर, तो अंदर ये रह गई थी, ये रह गई थी, मतलब ई आर वी प्लस आर वी, ई आर वी की वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो आंसर कितना, आगे देखो ये मान लेते हैं लंग्स है, पहले करिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, जरा बताओ क्या क्या किए होंगे इसमें। तो जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन किए होंगे तो पहले लिए होंगे टीवी और उसके पीछे पीछे ले लिए होंगे आईआरवी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद तुरंत क्या कर दो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करो। जरा बताओ, आराम से सोचेंगे क्योंकि यहां दो डिफिनीशन है तो गड़बड़ नहीं करेंगे। पहले क्या किया है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और फिर क्या किया है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमको सिर्फ आप ये बता दीजिए कि इस फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन कौन सी एयर निकली होंगी बस। तो देखो टीवी आपने खींचा था तो सबसे पहले क्या निकलेगी, उसके पीछे पीछे क्या खींचा, तो आईआरवी भी तो निकलेगी, नहीं निकलेगी। और जो कि किया क्या है, तो क्या निकल जाएगी, क्या क्या निकल गया, टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। इसी फोर्सफुल एक्सपायरेशन में जो एयर निकल जाती है उसी को कहते हैं क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। शॉर्ट फॉर्म में वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस वैल्यू रखो जरा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 500, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, जरा जोड़ो। तो वाइटल कैपेसिटी कितना निकला, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो मान लेते हैं कि ये हम लोगों का लंग्स है, पहले हम कर लेते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
जरा बताओ क्या क्या निकली होगी। तो जब जब ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं तो नियम है टीवी और ईआरवी निकलती, ये तो निकाल दिया। इसके तुरंत बाद आपका मन किया कि हम क्या करेंगे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करेंगे। तो अगर तुरंत फोर्सफुल इंस्पायरेशन करोगे तो बताओ कौन कौन आएगी। तो अभी ताजी ताजी टीवी निकली है, तो पहले क्या आएगी, पहले आएगी टीवी, उसके पीछे पीछे ईआरवी, और चूंकि कर क्या रहे हो, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, तो साथ में क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आईआरवी। यहां भी जो वॉल्यूम है उसी को कहते हैं, तो यहां भी वही फार्मूला बनेगा, वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी। तो जो यहां लिखा वही तो यहां लिखा है। तो फिर वाइटल कैपेसिटी की दो डिफिनीशन हो गई, ध्यान से सुनिएगा। उधर वाले में क्या था, पहले क्या किया था, हिंदी में लिखे दे रहे हैं, पहले बाद लिखे दे रहे हैं, पहले और बाद, और इसमें क्या है, पहले और बाद। ध्यान से सुनिए, दोनों डिफिनीशन है। पहले कर लें क्या, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और फिर करें फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें, जो एयर निकल जाए वो वाइटल कैपेसिटी, या पहले कर लें फोर्सफुल एक्सपायरेशन फिर करें फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, और जो एयर अंदर आए उसको भी क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। इसकी डिफिनीशन के सवाल गलत ना करिएगा, अक्सर लोगों से गलत हो जाते हैं। क्योंकि इतनी डिफिनीशन है, 4 डिफिनीशन है पल्मोनरी वॉल्यूम की और 5 डिफिनीशन है कैपेसिटी की, और कुल हो गई 9 डिफिनीशन, और सब खिचड़ी हो जाती है। तो अगर समझे नहीं रहोगे तो पक्का गलत हो जाएगा, जान लीजिए। वाइटल कैपेसिटी क्लियर, आगे देखते हैं। ये हम लोगों का लंग्स है। लंग्स के अंदर कौन कौन सी हवा पहले से पाई जाती है, 2 हवा, एक होती है आरवी और एक होती है ईआरवी। ये तो पहले से मौजूद होती है ना, ये वो है जो निकाली जा सकती है, और ये वो है जो निकाली नहीं जा सकती है। और आप कर लीजिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन, करो भैया फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या क्या लाते हो, और एग्जामिनर कह रहा है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितनी एयर हमारे लंग्स में भरी जा सकती है, टोटल एयर एक्यूमुलेट इन लंग बाई किसके द्वारा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो कितनी भरोगे, इसी को कहोगे टोटल लंग कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में टीएलसी कहते हैं। क्या क्या है, तो देखो क्या क्या लाए हो, टीवी खींच के लाए बाहर से, आईआरवी खींच के लाए बाहर से, और पहले से है क्या मौजूद है, और क्या मौजूद है, आरवी। ये क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी। जरा वैल्यू रखो बेटा, कितनी आएगी, 5800 ml। ठीक है, अब एक चीज देखो, फार्मूला लिखा है
टोटल लंग कैपेसिटी टू टीवी प्लस प्लस प्लस, यही तो लिखा है। ये क्या लिखा है? ये तो वाइटल कैपेसिटी लिखा है, तो ये भी तो लिख सकते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू, टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी रेजिडुअल वैल्यूम। तो जरा वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू बताओ। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस, ध्यान से सुने, अभी सारे फार्मूले आप प्लस में पढ़े हो, अभी तक सारे फार्मूले आप प्लस में पढ़े हो, ये माइनस में मिल गया। वाइटल कैपेसिटी के फिर एक और फार्मूला मिल गया, एक फार्मूला है वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी, और ये क्या है? वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? तो फिर देखो फाइनली क्या है, फाइनली हमको सारे फार्मूले और सारी वैल्यूज बताओ। चलो, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस आई आर वी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस वी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आरवी प्लस वाइटल कैपेसिटी प्लस और टोटल लंग कैपेसिटी प्लस आरवी। कोई वैल्यू दिक्कत तो नहीं? जरा सबकी वैल्यू बता डालो हमको। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू 3500 ml, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी है। और बता डालो, टाइडल वैल्यूम आई आर वी ई आर वी है 1000 से, और आरवी पढ़ो एनसीईआरटी से।
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, लिखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर, जितनी कैपेसिटी है उनकी डिफिनीशन में आफ्टर का बड़ा महत्व है। आफ्टर भूलोगे आंसर बदल जाएगा। आफ्टर नॉर्मल एक्सपायर, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितनी सांस लोगे, तो देखो कितने, इसमें दो ही लेंगे, एक टीवी लेंगे एक आईआरवी लेंगे, ठीक। फिर वही आया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, देखो टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन, फिर आफ्टर आया, तो यहां क्या लिखा है और यहां क्या लिखा है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद टोटल खींचना है और यहां नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद टोटल निकालना है, इसमें दो ही निकलेंगे। फिर आएगी फारसी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, फिर देखो आफ्टर आया, हर डिफिनीशन में आफ्टर का महत्व है, आफ्टर छोड़ोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें दो आएंगी ईआरवी और आरवी। वाइटल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डिफिनीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। दो डिफिनीशन है, पहली देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन, आफ्टर क्या लिखा है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन पहले कर लो, फिर मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, तो देखो इसमें ईआरवी टीवी और आईआरवी। इसकी दूसरी डिफिनीशन देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट, फिर आफ्टर आ गया। फोर्स इंस्पायरेशन करने के बाद कितनी मैक्सिमम निकाल सकते हो, तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन से ही तो निकालोगे, फिर वही कहानी आ जाएगी। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद कितनी भर सकते हो, तो आंसर क्या देंगे, इसमें आरवी ईआरवी टीवी और आईआरवी। तो ये भी तो कह सकते हो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हो, रेजिडुअल वॉल्यूम माइनस टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटी। बस आज इतने पढ़ते हैं।